फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सम्राट शुनवु ऐसी बातों से लगभग आग बबूला हो गए थे। उन्हें इस समय जिस चीज की जरूरत थी वह था एक ऐसा जनरल जो तीनों सेनाओं की कमान संभाल सके, न कि कोई अग्रदूत वैंगार्ड। क्या शक्तिशाली दाशुन राजवंश में मो परिवार के लोगों और जनरल जिनके अलावा कोई भी योग्य नहीं है। वास्तव में सम्राट शुनवु स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि वे कुछ हद तक अक्षम और मूर्ख थे, लेकिन वे अपने अधीन लोगों के असली रंग जानते थे। जब सम्राट शुनवु ने ये कहा तो नागरिक और सैन्य अधिकारियों का पूरा दरबार शांत हो गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस बार सम्राट शुनवु क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे आगे खड़े नान यू की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, मो परिवार को क्षमा करने और मो जियुई को उत्तर पश्चिम में सेना का नेतृत्व करने देने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? नान यू, वह भी यही चाहता था, लेकिन मो जियुई के विचारों को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। उसने कई बार इस मामले को टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन मो जियुई का दरबार से पूरी तरह विश्वास उठ चुका था। अब जब उपयोग करने के लिए कोई और नहीं बचा तो उन्हें फिर से उनकी याद आई। महाराज, आपके पुत्र का मानना है कि मो जियुई सहमत नहीं होंगे। क्यों नहीं? दाशुन की प्रजा होने के नाते जब दाशुन मुसीबत में हो तो क्या उसे खुद को पूरी तरह से देश की सेवा में समर्पित नहीं करना चाहिए? इसके अलावा मैं मो परिवार के अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? सम्राट शुनवु को नान यू और मो जियुई के बीच के संबंधों के बारे में नहीं पता था। वे केवल एक सम्राट के दृष्टिकोण से सोच रहे थे। उनकी नजर में चाहे वह कोई भी हो, वे सभी दाशुन की प्रजा थे। दाशुन की कोई भी प्रजा जो उनकी अवज्ञा करने का साहस करती थी वह विद्रोह के समान थी। नान यू को भी उम्मीद थी कि मो परिवार के लोग बर्बरों को दबाने के लिए सेना का नेतृत्व करेंगे, लेकिन मो जियुई के करीबी दोस्त और यहाँ तक कि भाई के रूप में वह उन पर कभी इसके लिए दबाव नहीं डालेगा। महाराज, मैं स्पष्ट कहूं, जब मो परिवार को उत्तर पश्चिम निर्वासित किया गया था तब आपके पुत्र की उनसे संयोगवश मुलाकात हुई थी। उस समय आपके पुत्र ने अपनी आंखों से देखा था कि मो परिवार की महिलाएं चिथड़े पहने हुए थीं, भिखारियों की तरह, और अधिकारी उन्हें ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें न केवल खुले में सोना पड़ा, बल्कि समय समय पर महारानी और जू परिवार द्वारा भेजे गए हथियारों का भी सामना करना पड़ा। चाहे कोई भी हो, इस तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार को अनुभव करने के बाद वे हतोत्साहित हो जाएंगे और उनका दिल टूट जाएगा। इसके अलावा, जहां तक आपके पुत्र को पता है, मो परिवार ने पहले ही उत्तर पश्चिम में आम लोगों की तरह आत्मनिर्भर जीवन जीना शुरू कर दिया है, जो ये दर्शाता है कि उनका दरबार से पूरी तरह विश्वास उठ गया है। नान यू ने जो कहा वह पूरी तरह सच नहीं था। जब उसने पहली बार मो जियुई को देखा था तो वह उतना गरीब और दुखी नहीं लग रहा था जैसा उसने वर्णन किया था, लेकिन सम्राट शुनवु के सामने उसे इसी तरह कहना पड़ा। ये कहने का उद्देश्य सम्राट शुनवु की समझ को गहरा करना था, ताकि वे गुस्से में मो परिवार को और अधिक दंडित न करें, जो उल्टा असर कर सकता था। पूरे मो परिवार को गलत तरीके से निर्वासित किया गया और उन्होंने इतना कष्ट सहा, किसी भी व्यक्ति की दरबार की सेवा करने की इच्छा खत्म हो गई होती। हालांकि उन्होंने सम्राट शुनवु से यह कहा था, लेकिन नानयू ने मो जियुई को बर्बरों को दबाने के लिए सेना का नेतृत्व करने के लिए मनाने का विचार नहीं छोड़ा था। विचार केवल विचार थे और वह मो जियुई के अपने निर्णय का सम्मान भी करेगा। वह केवल सुबह के दरबारी सत्र के बाद मो जियुई के साथ खुली और स्पष्ट चर्चा करने का इरादा रखता था। यदि मो जियुई सहमत हो गए तो ये सबसे अच्छा होगा, और यदि नहीं तो नान यू इस विचार को पूरी तरह से त्याग देगा। नान यू की बातें सुनने के बाद सम्राट शुनवु को भी मामला याद आ गया। जू परिवार की गवाही और रिकॉर्ड में उन्होंने ये भी देखा था कि महारानी और जू परिवार ने एक से अधिक बार मो जियुई की हत्या करने के लिए लोग भेजे थे। वे मो जियुई के स्वभाव को भी कुछ हद तक समझते थे। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के बाद, भले ही वह कोई और होता, वे फिर से दरबार की सेवा करने के लिए अनिच्छुक होते। हालांकि सम्राट शुनवु समझ गए थे, फिर भी उनका मो परिवार से सेना का नेतृत्व कराने का विचार छोड़ने का इरादा नहीं था। नान यू, मैं बाद में मो परिवार के अपराधों को क्षमा करने का शाही फरमान जारी करूंगा और तुम्हें उत्तर पश्चिम में फरमान पहुंचाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति भेजना चाहिए। साथ ही मो परिवार को मेरे मुआवजे के रूप में कुछ उदार उपहार भी भेजने चाहिए। इस बार मैं न केवल मो परिवार के अपराधों को क्षमा करना चाहता हूं, बल्कि मो जियुई के मूल पद को भी बहाल करना चाहता हूं। नहीं, केवल उनके मूल पद को बहाल करना पर्याप्त नहीं है, मुझे उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत भी करना चाहिए। नहीं,
मो जियुए कभी प्रथम श्रेणी के ड्यूक थे, उन्हें और पदोन्नत करने का मतलब उन्हें राजकुमार बनाना होगा। उसके बाद सम्राट शुनवु खुद से बुदबुदाते रहे। बेशक इससे उनके वास्तविक इरादे भी प्रकट हुए। नान यू ने हस्तक्षेप करने का अवसर लिया। क्या महाराज का मतलब यह है कि यदि मो जियुए बर्बरों को दबाने के लिए सेना का नेतृत्व करने को तैयार हैं, तो आप न केवल उन्हें पुरस्कृत करेंगे, बल्कि उन्हें एक अलग उपनाम वाले राजकुमार, प्रिंस ऑफ अ डिफरेंट सरनेम की उपाधि भी देंगे। दाशुन राजवंश की स्थापना के बाद से केवल एक ही अलग उपनाम वाला राजकुमार हुआ है। एक अलग उपनाम वाला राजकुमार वंशानुगत रूप से उपाधि को आगे बढ़ा सकता है। मो जियुए का पहले से ही एक बेटा है और भले ही वह अपने लिए इस पर विचार न करें, लेकिन उन्हें अपने बेटे के भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। अब न केवल वे राजकुमार बन सकते हैं, बल्कि उनका बेटा भी भविष्य में राजकुमार होगा। निश्चित रूप से इससे मो जियुए की दिलचस्पी बढ़ेगी। यही आशा की एकमात्र किरण थी जिसे नान यू ने थाम रखा था। उसे उम्मीद थी कि मो जियुए अपने वंशजों के भविष्य के लिए सहमत हो जाएंगे। वास्तव में सम्राट शुनवु ने पहले केवल वही एक वाक्य बुदबुदाया था। एक शंकालु सम्राट के रूप में वे वंशानुगत राजकुमार की उपाधि कैसे दे सकते थे। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि मो जियुए को अलग उपनाम वाले राजकुमार की उपाधि देने से उनका मन बदल सकता है और वे फिर से दरबार की सेवा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। यदि वह दरबार में लौटने के लिए तैयार है, तो मैं उसे अलग उपनाम वाले राजकुमार की उपाधि प्रदान करूंगा। सम्राट शुनवु के शब्दों के साथ नान यू ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। उस स्थिति में आपका पुत्र तुरंत मो जियुए से संपर्क करने की व्यवस्था करेगा। उत्तर पश्चिम में युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। हालांकि वे अभी तक मो जियुए को सेना का नेतृत्व करने के लिए मनाने में सफल नहीं हुए थे, फिर भी दरबार को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसलिए अपना मन बनाने के बाद नान यू ने सम्राट शुनवु और पूरे दरबार के सामने कुछ जनरलों के नाम लिए और उन्हें कुछ सैनिक लेकर पहले कुमक रिएंफोर्समेंट्स प्रदान करने के लिए जाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें सूचित किया कि मो जियुए वर्तमान में उत्तर पश्चिम में है और यदि वे सेना का नेतृत्व करने के लिए सहमत होते हैं, तो सभी को उनके आदेश का पालन करना होगा। बेशक नान यू ये भी जानता था कि मो परिवार के कुछ पुरुष सदस्य अभी भी जीवित हैं, लेकिन उसका फिलहाल इस मामले को उजागर करने का इरादा नहीं था। किसी भी स्थिति में चाहे मो परिवार हो या कोई और जिसने सेना का नेतृत्व किया हो, वह एक अमूल्य प्रतिभा होगी। सुबह के दरबारी सत्र के बाद नान रूई जानते थे कि नान यू मो जियुए को मनाने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से जनरलों के प्रस्थान की व्यवस्था करने का कार्यभार संभाला। नान यू मंत्री हाओ के साथ सीधे मंत्री के निवास पर गए। रास्ते में मंत्री हाओ आहें भरते रहे। नान यू स्वाभाविक रूप से उनकी आहों का कारण समझ गया। क्या मंत्री नहीं चाहते कि जियुए फिर से दरबारी मामलों में भाग लें? नान यू के सामने मंत्री हाओ उन्हें अपना ही मानते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच के बात की। वास्तव में हालांकि मैंने जियुए के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि उनका दरबार से पूरी तरह विश्वास उठ गया है। उन्हें अलग उपनाम वाले राजकुमार की उपाधि देने की बात तो छोड़िए, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो भले ही आप उन्हें सिंहासन ड्रैगन थ्रोन की पेशकश करें, वे उस पर बैठना नहीं चाहेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जब से हे झिरान पहली बार आई थी और मो जियुए को महल में बिना किसी कारण के 50 डंडों से पीटा गया था और फिर निर्वासन के दौरान वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे, उनका दरबार से पूरी तरह विश्वास उठ गया था और उनके मन में थोड़ा भी लगाव नहीं बचा था। नान यू इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके पास कोशिश करने का विचार रखने का कारण ये था कि वह इस बात पर जुआ खेल रहा था कि क्या मो जियुए अपने वंशजों के लिए कुछ लाभ सुरक्षित करने को तैयार होंगे। नान यू लॉर्ड हे मंत्री हाओ की बातों को स्पष्ट रूप से समझता है, लेकिन शाही दरबार को वर्तमान में सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसलिए मैं बस एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता हूँ। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि लॉर्ड हे ने भी गौर किया होगा कि पिता सम्राट ने अभी तक मुझे राजकुमार प्रिंसडम की उपाधि नहीं दी है। स्थिति स्थिर होते ही वह मुझे क्राउन प्रिंस युवराज के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जो कहा वह सूक्ष्म था। सम्राट शुनवु ने वास्तव में उनसे कहा था कि एक बार स्थिति स्थिर हो जाने के बाद वह सिंहासन नान यू को सौंप देंगे। दाशुन का पूरा देश अंततः उनका ही होगा। वह मो जियुए और मो परिवार के साहसी और वफादार पुरुषों जैसी प्रतिभाओं को खोने का जोखिम कैसे उठा सकते थे। मंत्री हाओ जानते थे कि इन बातों को कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नान यू हर हाल में मो जियुए से मिलने वाले थे। मो जियुए इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे यह उनके नियंत्रण में नहीं था। मंत्री हाओ के निवास पर पहुंचने तक दोनों की बातचीत जारी रही।
वहां पहुंचने पर नान यू उत्सुकता से मो जियुए को मंत्री हाउ के अध्ययन कक्ष स्टडी में ले गए। मो जियुए जानते थे कि नान यू की उनसे मिलने की जल्दबाजी निश्चित रूप से शाही दरबार के मामलों से संबंधित होगी। मामला चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उन्हें हे झिरान से रहस्य न रखने की आदत थी। चूंकि वह उस समय मौजूद थी, इसलिए मो जियुए ने नान यू की इच्छा की परवाह किए बिना अपनी पत्नी को भी अध्ययन कक्ष में साथ ले लिया। नान यू मो जियुए और उनकी पत्नी के संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हे झिरान की उपस्थिति शायद उसके पक्ष में ही काम करती। यदि मो जियुए अनिच्छुक होते तो शायद उनकी पत्नी सहमत हो जाती, जिससे मो जियुए के निर्णय को बदलने में मदद मिल सकती थी। मामला काफी जरूरी था, इसलिए इस बार नान यू ने मो जियुए और उनकी पत्नी के साथ घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने पहले मो जियुए और हे झिरान को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। नाइन्थ यंग मास्टर मैडम नाइन्थ, नान यू को आशा है कि मो परिवार मेरी चिंताओं और बोझ को साझा करने के लिए शाही दरबार में लौट आएगा। उन्होंने मेरी चिंताओं को साझा करें कहा, न कि देश की या सम्राट शुनवू की, जिससे उनकी मो जियुए से मित्रता के नाते मदद करने की इच्छा प्रकट हुई। मो जियुए ने सोचा था कि उनका रुख नान यू को स्पष्ट था और नान यू उन्हें समझता है। अब जब उसने यह अनुरोध किया था तो मो जियुए की पहली प्रवृत्ति इनकार करने की थी। पास खड़े होकर सुन रही हे झिरान के मन में एक अलग विचार था। इससे पहले कि मो जियुए अपना इनकार व्यक्त कर पाते, हे झिरान ने उनकी आस्तीन खींची और आंखों से संकेत दिया कि वे फिलहाल अपनी जुबान रोक लें। मो जियुए ने वह शब्द निगल लिए जो वे कहने वाले थे और कुछ भ्रम के साथ हे झिरान की ओर देखा। हालांकि हे झिरान के अपने विचार थे, लेकिन मो जियुए की अनुमति के बिना उन्हें बोलने का उसका इरादा नहीं था। तीसरे राजकुमार, आप मो परिवार की पीड़ा और हमारे द्वारा सहे गए अन्याय के बारे में भी जानते हैं। अब जबकि मेरा मो परिवार आखिरकार उत्तर पश्चिम में बस गया है, हमने शाही दरबार के उथल पुथल भरे पानी में फिर से शामिल होने के बारे में कभी नहीं सोचा। तार्किक रूप से यदि हे झिरान नान यू को मना करना चाहती तो उसने सीधे कह दिया होता कि वे अब दरबारी मामलों में भाग नहीं लेंगे। हालांकि उसने अब भाग नहीं लेंगे को बदलकर कभी सोचा नहीं कर दिया, जिसका अर्थ था कि यह पूरी तरह से असंभव नहीं था। यदि सुनने वाला समझदार हो तो वह समझ जाएगा कि इस मामले में अभी भी बदलाव की गुंजाइश है। नान यू जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही झिरान की बातों में छिपे निहितार्थ को कैसे नहीं समझता। यदि ऐसी बात है तो नाइन्थ यंग मास्टर और मैडम नाइन्थ इस मामले पर पुनर्विचार करना चाह सकते हैं। मैं आज आपसे वादा कर सकता हूं कि यदि मो परिवार शाही दरबार में लौटने को तैयार है तो मैं पिता सम्राट से सिफारिश करूंगा कि आपको राजकुमार प्रिंस की पदवी दी जाए। इस बारे में क्या ख्याल है? बेशक मैं ये भी जानता हूं कि मो परिवार की ऐसी चीजों में रुचि खत्म हो गई है, लेकिन क्या आपको अपने वंशजों के भविष्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? वास्तव में जब हे झिरान पहले बोली थी तो इसलिए नहीं कि उसे पदवियों का लालच था या उसने वंशजों के मामले पर विचार किया था। मो परिवार का उत्तर पश्चिम में वर्तमान जीवन भले ही आरामदायक था, फिर भी आम नागरिकों जैसा ही था। राजधानी के मामलों को सुलझाने के बाद उसने उत्तर पश्चिम लौटकर परिवार के व्यवसायों को ठीक से विकसित करने की योजना बनाई थी। उसका हर व्यवसाय इस युग के हिसाब से अद्वितीय माना जा सकता था। हालांकि उनके सभी व्यवसायों में तांग मिंगरुई के साथ सहयोग शामिल था। वे सार्वजनिक व्यापारियों के बजाय पर्दे के पीछे काम करते थे, लेकिन ऐसी कोई दीवार नहीं है जो हवा को पूरी तरह से रोक सके। एक बार जब उनके कार्यों ने इच्छुक पार्टियों का ध्यान आकर्षित किया तो वे निश्चित रूप से इन सामानों के स्रोत की जांच करेंगे। यदि उनका सामना बॉस जिन जैसे बेईमान व्यापारियों से हुआ जो मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो ये परिवार के लिए फिर से परेशानी ला सकता था। बॉस जिन कोई बड़ी हस्ती नहीं थे, इसलिए वे वास्तव में मो परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि तांग मिंगरुई का व्यवसाय निस्संदेह बड़ा होगा, जो संभावित रूप से पूरे दाशुन राजवंश और पड़ोसी छोटे देशों तक फैल जाएगा। जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, मो परिवार के उत्पादन पर नजर रखने वाले बॉस जिन जैसे छोटे व्यापारी नहीं होंगे, बल्कि वे उच्च पदस्थ अधिकारी या शक्तिशाली ताकतें हो सकती हैं। मो परिवार ने कई निजी सैनिकों को प्रशिक्षित किया था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा निशाना बनाए जाने की चिंता नहीं थी। लेकिन शांति और आराम से रहना किसे पसंद नहीं होगा। किसी भी स्थिति में भविष्य की ऐसी संभावित परेशानियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सबसे अच्छा समाधान ये था कि परिवार के पास सत्ता की एक निश्चित डिग्री हो। साफ शब्दों में कहें तो दूसरे उन्हें ललचा सकते थे, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाते, केवल असहाय होकर देखने को मजबूर होते। हे झिरान यही प्रभाव चाहती थी। बेशक वह व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहती थी कि मो परिवार फिर से दरबारी मामलों में उलझ जाए।
हालांकि भविष्य का दाशुन परिश्रमी और परोपकारी नानयू का होगा, जिससे आम लोगों को लाभ होगा, लेकिन मो परिवार के लिए शाही दरबार में लौटने का कोई स्पष्ट आकर्षण नहीं था। हे जिरान जो चाहती थी वह ये था कि मो परिवार का अपना क्षेत्र हो, नाम मात्र के लिए दाशुन के शासन के अधीन, लेकिन वास्तव में उनका अपना प्रभुत्व। उसके मन में विद्रोह या अवज्ञा का कोई विचार नहीं था, वह केवल अपने प्रयासों से एक समृद्ध और विकसित क्षेत्र बनाना चाहती थी। उदाहरण के लिए आधुनिक दाजी देश की तरह, जो अपनी स्थापना के बाद कुछ क्षेत्रों को पहले अमीर बनने की अनुमति देता है, वह यहाँ ऐसा क्षेत्र बनाना चाहती थी। नान यू ने अभी स्वेच्छा से मो परिवार को राजकुमार की पदवी देने की पेशकश की थी। हे जिरान ने अनुमान लगाया कि नान यू ने पहले ही सम्राट शुनवू की राय ले ली होगी, अन्यथा उनके सतर्क स्वभाव को देखते हुए वे ऐसी अनिश्चित चीज का उल्लेख नहीं करते। इसलिए वह निश्चित हो सकती थी कि जब तक मो परिवार शाही दरबार में लौटने के लिए सहमत है, तब तक ये पदवी प्राप्त करना पक्की बात थी। वह ये भी समझती थी कि इतिहास में केवल नाम के लिए कई गैर शाही राजकुमारों के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये सम्राटों द्वारा मेधावी अधिकारियों को पुरस्कृत करने का एक तरीका था, जिसमें उन्हें राजधानी में एक संपत्ति दी जाती थी ताकि वे आराम से अपने दिन काट सकें, और उनके पास एक औसत अधिकारी से भी कम अधिकार होते थे। ये वह प्रभाव नहीं था जो हे जिरान चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि मो परिवार इतनी आसानी से शाही दरबार में लौट आए। राजकुमार की उपाधि के अलावा अन्य रियायतें भी होनी चाहिए, और यही नानयू को उम्मीद की एक किरण दिखाने का उसका असली इरादा था। नानयू, जो मो जिये की शाही दरबार में वापसी के लिए उत्सुक थे, इस उम्मीद को देखकर मंत्री हाओ के निवास से जल्दी नहीं गए। इसके बजाय वे मंत्री हाओ के साथ दरबार की स्थिति पर चर्चा करने के लिए वहीं रुक गए, इस उम्मीद में कि दिन के अंत तक मो जिये और उनकी पत्नी से एक संतोषजनक उत्तर मिल जाएगा। मो जिये और हे झिरान अभी अपने निवास पर लौटे ही थे कि मो जिये खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, झिरान, तुमने पहले नानयू को उम्मीद क्यों दी? हे झिरान के मन में यह विचार तभी आया था जब नानयू पहले बात कर रहे थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मो जिये अपनी पत्नी के इरादों को समझ नहीं पाए थे। पतिदेव, क्या आपने कभी उत्तर पश्चिम को अपना क्षेत्र बनाने पर विचार किया है? तुम्हारा मतलब राजकुमार की जागीर फीफडम से है? मो जिये को ये कुछ हद तक अकल्पनीय लगा। न केवल उन्होंने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया था, बल्कि महान दाशुन साम्राज्य में किसी अलग उपनाम वाले राजकुमार को तो छोड़िए, शाही परिवार के किसी राजकुमार को भी कभी जागीर नहीं दी गई थी। भले ही हे झिरान यहाँ की मूल निवासी नहीं थी, लेकिन उसने सीखे हुए इतिहास से समझा था कि दाशुन वंश की स्थापना के बाद से किसी भी राजकुमार को जागीर नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि कभी प्रसिद्ध रहे राजकुमार योंगान को भी ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला। पतिदेव, इसके बारे में सोचिए। हमारा मो परिवार अब उत्तर पश्चिम में शांति से रहता है, वहाँ चांदी या उसे कमाने के तरीकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन वह एक चीज क्या है जिसकी हमारे पास कमी है? ये निर्विवाद था, और मो जिये इस उत्तर से बचेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों के बारे में भी सोचा, जैसे कि वे जिन पर हे झिरान ने अभी विचार किया था। झिरान, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि यदि मेरा मो परिवार शाही दरबार में लौटता है, तो शर्त हमारी अपनी जागीर होने की है? मो जिये से शादी करने के बारे में हे झिरान को जो सबसे संतोषजनक लगा, वह ये था कि वे उसे समझते थे, वह क्या सोच रही है ये जानते थे, और उसके मन की बात तार लेते थे। यही मैं सोच रही थी। हे झिरान ने अपने विचार सामने रखे और फिर मो जिये की ओर देखा। वह मो जिये पर अपने सुझाव को मानने का दबाव नहीं डाल रही थी, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की पूरी शक्ति दे रही थी। यदि मो जिये अभी भी अनिच्छुक होते तो वह उन्हें आगे नहीं मनाती। मो जिये ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि सोच में डूब गए। काफी देर बाद वे आखिरकार बोले, झिरान, क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट शुनवू हमारे अनुरोध पर सहमत होंगे? इस बिंदु पर हे झिरान काफी आश्वस्त थी। इसके अलावा यदि सम्राट शुनवू सहमत नहीं होते तो वे बस उत्तर पश्चिम लौट सकते थे और साधारण नागरिकों की तरह जीना जारी रख सकते थे। आपको दरबार की राजनीति मुझसे बेहतर समझनी चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि बर्बर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र सदर्न टेरिटरी के बारे में सोचिए। उन्होंने हमेशा दाशुन की जमीन का लालच किया है। यदि वे सुनते हैं कि बर्बर दाशुन पर हमला कर रहे हैं, तो वे बर्बरों के साथ मिलकर दाशुन पर दोनों तरफ से हमला करने के इस अवसर को कैसे नहीं भुनाएंगे। सम्राट शुनवू भ्रमित है और शायद इतना आगे न सोचे, लेकिन नानयू अलग हैं। उनकी दूरदर्शिता महान है, तो वे इसमें शामिल जोखिमों को कैसे नहीं समझेंगे। एक बार जब बर्बर और दक्षिणी क्षेत्र मिलकर दाशुन पर हमला करेंगे, तो दाशुन दो दुश्मनों के बीच फंस जाएगा और तीन सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए कोई सक्षम जनरल नहीं होगा।
तब दाशुन के लिए परिणाम स्वतः स्पष्ट होंगे। यदि आप मेरे सुझाव से सहमत हैं तो जब हम बाद में नान यू से मिलेंगे तो मैं मो परिवार की वापसी के लिए ये शर्त रखूंगी। यदि वे असहमत होते हैं तो मैं भविष्य के जोखिमों और लाभों को भी समझा दूंगी। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि नान यू अपनी चतुरता के साथ इसमें लाभ और हानि का आकलन करने में विफल रहेंगे। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र को हमारी जागीर के रूप में अलग करने के लिए सम्राट शुनवु को जमीन सौंपने की आवश्यकता नहीं है। सतह पर उत्तर पश्चिम अभी भी दाशुन के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अंतर केवल इतना होगा कि उस क्षेत्र में नया जीवन लाने के लिए एक नया मालिक होगा। अपनी जागीर होने से हम कानूनी रूप से सेना भी बढ़ा सकते हैं और कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हमारा दाशुन को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। हम केवल अपने परिवार की आजीविका के लिए अधिक सुरक्षा चाहते हैं। बेशक समय के साथ ये सत्ता में बैठे लोगों की कुछ नाराजगी भी पैदा कर सकता है। हालांकि भले ही नाराजगी हो, ये संभवतः आने वाले वर्षों की बात है। तब तक हमारे पंथ पूरी तरह से फैल चुके होंगे और इसके अलावा हमारे पास बम है, अत्यधिक विनाशकारी शक्ति वाले हथियार। चाहे वह कोई भी हो, यदि वे मो परिवार के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो उनका अंत विनाशकारी होगा। हे जिरान का अर्थ स्पष्ट था, मो परिवार केवल शांति से रहना चाहता है। जब तक शासक किसी अमानवीय कृत्य में शामिल नहीं होते, मो परिवार दाशुन को खतरे में डालने वाला कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि शाही दरबार कोई गलत इरादा रखता है तो तब तक मो परिवार के पंथ पूरी तरह फैल चुके होंगे। भले ही वे दाशुन के खिलाफ विद्रोह करें तो क्या फर्क पड़ता है। बेशक ये केवल एक रास्ता था जिस पर हे झिरान ने विचार किया था। उसके और मो जियुए के मन में उन्होंने कभी विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि हर किसी की एक लक्ष्मण रेखा होती है और उनकी रेखा ये थी कि शाही दरबार का मो परिवार के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं होना चाहिए। जब तक कोई उस रेखा को पार नहीं करता, वे उत्तर पश्चिम में शांति से रहना चुनेंगे और आक्रमणकारी बर्बरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दीवार के रूप में भी काम कर सकते हैं। मो जियुए को और अधिक महसूस हुआ कि ये झिरान की बात में दम है। अगर ऐसा है तो चलिए नान यू के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। किसी भी स्थिति में हमें ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जैसे हम बहुत अधिक मांग नहीं कर रहे हैं। बेशक हे झिरान का इरादा भी कभी बहुत अधिक मांग करने का नहीं था। ठीक है, चलिए अब उन्हें ढूंढते हैं। जब नान यू ने दोनों को वापस आते देखा तो उसे उत्तेजना का तीव्र एहसास हुआ। लॉर्ड मो, लेडी मो, क्या आप सहमत हो गए हैं? तीसरे राजकुमार, हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आप एक बात पर सहमत हो। शर्त जो भी हो बस कह दीजिए। एक शर्त मत कहिए, भले ही 10 हो। जब तक आप वापस आते हैं मैं सहमत रहूंगा। उनके सामने पहली बार नान यू शांत और संयमित नहीं था, जिससे पता चलता था कि वह प्रतिभाओं को जोड़ने के लिए कितना उत्सुक था। मो जियुए हल्के से मुस्कुराए, मैं तीसरे राजकुमार के साथ घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा और केवल एक ही शर्त है। पहले तीसरे राजकुमार ने कहा था कि यदि मेरा मो परिवार शाही दरबार में लौटता है तो आप मुझे राजकुमार की उपाधि देंगे। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि मेरा इरादा उत्तर पश्चिम क्षेत्र को अपनी जागीर फीफ के रूप में रखने का है। जब तक आप इस आवश्यकता को पूरा करते हैं, मो परिवार के पिता और पुत्र तुरंत हथियार उठा लेंगे। इस मोड़ पर नान यू के सत्ता संभालने की तैयारी में होने के कारण मो जियुए ने उससे यह न छिपाने का फैसला किया कि मो परिवार के सभी पुरुष जीवित हैं। उत्तर पश्चिम को जागीर के रूप में मांगना एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उन्हें पूछने से पहले ही काफी यकीन था कि नान यू सहमत हो जाएगा। चूंकि ऐसी बात थी तो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए नान यू को पहले ही यह बता देना बेहतर था कि मो परिवार के पिता और पुत्र सभी जीवित हैं। ये सुनकर नान यू वास्तव में हिल गया। यदि यह सिर्फ इतना होता कि मो जियुए के कुछ भाई मर गए थे और जीवित हो गए थे तो नान यू को इसका कुछ हद तक आभास था। लेकिन मो जियुए ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि मो परिवार के पिता और पुत्र हथियार उठा लेंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बूढ़े लॉर्ड मो भी अभी जीवित थे। ये लगभग अकल्पनीय लग रहा था। क्षण भर की झिझक के बाद नान यू खुद को पूछने से रोक नहीं सका, लॉर्ड मो, जब आपने कहा कि मो परिवार के पिता और पुत्र हथियार उठा लेंगे तो आपका क्या मतलब था? चूंकि मो जियुए ने इसे उजागर करना चुना था, इसलिए उनका इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे मो परिवार के सभी पुरुष जीवित थे और कैसे उन्होंने एक दूसरे को पाया। ये सुनने के बाद नान यू ने वास्तव में मो परिवार की अग्निपरीक्षा के प्रति सहानुभूति महसूस की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वफादार और न्यायप्रिय मो परिवार को इतना कष्ट सहना पड़ेगा।
यदि नान यू ने ये शब्द पहले कहे होते तो मो जियुए ने इस पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया होता। लेकिन समय बीतने के साथ वह कई चीजों के प्रति उदासीन हो गया था। जो भी हो, उसका मो परिवार अब पूरी तरह मौजूद और सुरक्षित था, सब साथ और सलामत थे। यह मो परिवार पर ईश्वर की कृपा थी और वह संतुष्ट था कि वे एक परिवार के रूप में फिर से मिल सके। मो परिवार की ताज़ा स्थिति जानने के बाद नान यू इस मामले पर बहुत अधिक नहीं उलझा। जो भी हो, उसकी दृष्टि में वफादार लोगों जोंगलियांग का अंत सुखद होना चाहिए था। उसके विचार वापस मो परिवार के दरबार में लौटने के मामले की ओर मुड़ गए। क्या नाइन्थ यंग मास्टर का इरादा उत्तर पश्चिम में ही रहने का है? मेरे मो परिवार का उत्तर पश्चिम में रहना अवांछनीय क्यों होगा? उत्तर पश्चिम बर्बर लोगों पर दाशुन के नियंत्रण की कुंजी है। मेरे मो परिवार के वहां होने से शाही दरबार को बर्बर लोगों के उपद्रव के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिना मो जियुए के कहे भी नान यू इस बात को समझ सकता था। दाशुन में उथल पुथल ज्यादातर बर्बरों और दक्षिणी क्षेत्रों सदर्न टेरिटरीज से आती थी। चून की दक्षिणी क्षेत्रों के प्रति दाशुन की नफरत बर्बरों की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी, इसलिए नान यू के मन में अपनी वंशावली वापस पाने के बाद दक्षिणी क्षेत्रों और बर्बरों को पूरी तरह से खत्म करने का विचार था, क्योंकि भविष्य की परेशानियों को रोकने का यही एकमात्र तरीका था। दाशुन सतह पर एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र दिखाई देता था, लेकिन नान यू ने कमान संभालने के बाद पाया कि देश केवल एक खाली खोल एम्प्टी शेल था, विशेष रूप से चोरों द्वारा शाही खजाने को पूरी तरह से लूट लिए जाने के बाद। खजाने की संपत्ति के ठिकाने की जांच करने के लिए नान यू ने जू परिवार से पूछताछ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अंततः वह उसका पता लगाने में विफल रहा, जिससे यह मामला अनसुलझा रह गया। इन परिस्थितियों के आधार पर यदि बर्बरों द्वारा दाशुन पर किए गए हमले का फायदा उठाकर दक्षिणी क्षेत्र कोई कदम उठाते हैं, तो दाशुन संभवतः अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ होगा। यदि नान यू मो जियुए के सुझाव का पालन करता है और मो परिवार स्थायी रूप से दाशुन की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करता है, तो वे न केवल पश्चिम की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दक्षिणी क्षेत्रों की किसी भी गतिविधि पर पहले से ही नजर रख सकते हैं। हालांकि नान यू ने अभी कार्यभार संभाला था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझता था कि बाहरी दुश्मनों ने इतने वर्षों तक साजिशें रची लेकिन दाशुन के एक भी शहर को नहीं जीत सके। ये पूरी तरह से मो परिवार के पुरुषों द्वारा वर्षों तक सीमाओं की दृढ़ता से रक्षा करने के कारण था। स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, नान यू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मो परिवार सीमाओं पर तैनात है, दाशुन का शासन शांतिपूर्ण रहेगा। इसके अलावा नान यू बिना किसी शर्त के मो परिवार पर भरोसा करता था और उसने कभी उनकी वफादारी पर संदेह नहीं किया था। हालांकि नान यू ने मो जियुए द्वारा प्रस्तावित शर्तों को खारिज नहीं किया, लेकिन एक नेता के रूप में वह उन्हें स्वीकार करने में बहुत सहज नहीं दिख सकता था। इसके अलावा उसे ये भी उम्मीद थी कि मो परिवार दक्षिणी क्षेत्रों से संभावित परेशानियों से निपटने में मदद कर सकता है। नान यू के लिए अपनी शर्तें रखने का ये सही समय था। नाइन्थ यंग मास्टर और लेडी हिजरान द्वारा प्रस्तावित शर्तों में कोई समस्या नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से बाद में सम्राट को मामले की रिपोर्ट करूंगा, लेकिन वह जानबूझकर हिचकिचाया, जिससे ऐसा लगे कि वह कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मो जियुए जानते थे कि उनके द्वारा प्रस्तावित शर्तें नान यू के लिए कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। हालांकि नान यू ने दाशुन के अधिकांश मामलों पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वह हाल ही में दरबार में लौटा था। इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए नान यू का इतनी आसानी से सहमत होना पहले से ही उदारता थी। यदि दूसरे पक्ष को कोई कठिनाई होती तो मो जियुए मित्रता के नाते कुछ रियायतें दे सकते थे। हालांकि हिजरान की समझ मो जियुए से अलग थी। उसने तुरंत नान यू की छोटी सी चाल को पकड़ लिया। इससे पहले कि मो जियुए बोल पाते, उसने हस्तक्षेप किया, क्या तीसरे राजकुमार की योजना मो परिवार से किसी को दक्षिणी सीमाओं की रक्षा में मदद करने के लिए भेजने की है? इस तरह जब आप सम्राट के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। अपने इरादे उजागर होने पर नान यू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। चूंकि हिजरान ने बात स्पष्ट कर दी थी, इसलिए वह बातों को घुमाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वास्तव में मेरे मन में ऐसे विचार थे। मेरा मानना है कि आप दोनों दरबार की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं। युद्ध के मैदान में कोई उपयुक्त कमांडर उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी तक दक्षिणी क्षेत्रों द्वारा सैन्य कार्रवाई की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन ये केवल समय की बात है। दूसरे शब्दों में, दाशुन को अंततः दोनों मोर्चों पर दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, और इस कठिन परिस्थिति को हल करने के लिए मैं केवल मो परिवार पर अपनी उम्मीदें टिका सकता हूँ। वह रुका और समझाया, मैं जानता हूं कि यह बहुत अधिक मांग है। नाइन्थ यंग मास्टर का दरबार में लौटने के लिए सहमत होना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।
लेकिन आप मेरी वर्तमान स्थिति को भी समझते हैं। सम्राट अभी भी मुझे कुछ हद तक महत्व देते हैं और उन्होंने मेरी वंशावली बहाल होने पर मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे अपना पूरा प्रयास करना होगा। दूसरे शब्दों में, इस बार मैं दास शुन के क्षेत्र को सुरक्षित रख पाता हूं या नहीं, यह मेरे लिए एक परीक्षा है। यदि मैं असफल रहा तो मैं उस पद सिंहासन को प्राप्त करने का अवसर खो सकता हूं। नान यू के शब्द स्पष्ट और ईमानदार थे, यहां तक कि बिना किसी छिपाव के उस पद के लिए अपनी इच्छा भी खुले तौर पर व्यक्त कर रहे थे। शायद उन लोगों के प्रति उनका यही वास्तविक रवैया था जिन्हें उन्होंने पहचाना और स्वीकार किया था। मो जियुये और हे जिरान को नान यू के बारे में सबसे ज्यादा ये पसंद था कि उन्होंने अपनी स्थिति के कारण अपना असली चरित्र नहीं खोया, चाहे वे सम्राट हो या आम नागरिक। भले ही नान यू ने इसका उल्लेख नहीं किया, मो जियुये और हे जिरान ने पहले ही इस मामले पर विचार कर लिया था। चूंकि मो परिवार ने दरबार में लौटना चुना था, इसलिए वे निश्चित रूप से हर चीज से अलग थलग नहीं रहेंगे, खासकर तब जब वे नान यू को एक करीबी दोस्त भी मानते थे। इतिहास की हे जिरान की समझ के आधार पर नान यू के शासनकाल के दौरान उन्होंने न केवल देश को एक शक्तिशाली राज्य में बदला था, बल्कि सभी ने एक परोपकारी और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में उनकी प्रशंसा भी की थी। भले ही मो जियुये और कुछ न सोचें, वे नान यू के साथ अपनी दोस्ती के लिए मदद का हाथ जरूर बढ़ाएंगे। इसके अलावा मो परिवार पहले ही काफी संख्या में बम बना चुका था। सीमाओं की रक्षा करते समय जब तक उनके पास बम थे, उन्हें हताहतों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, मो परिवार के युद्ध के मैदान में बम लाने से युद्ध निस्संदेह एक अजेय बल के साथ तेजी से सुलझ जाएगा, जिसमें बहुत कम समय लगेगा। इसके अलावा मो परिवार के मन में दक्षिणी क्षेत्रों के प्रति गहरी नफरत थी। मो परिवार के पुरुषों ने जो कष्ट सहे थे, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे सब दक्षिणी क्षेत्रों से संबंधित थे। ये कहा जा सकता था कि दक्षिणी क्षेत्र मो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था। अपने पिता और भाइयों को दी गई पीड़ा का बदला लेने के लिए भी मो परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के दक्षिणी क्षेत्रों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाता, और अब तो उनके पास एक वैध अवसर भी था। बमों के रहस्य के उजागर होने का मामला भी था, जिस पर मो जियुये और हे जिरान ने पहले ही चर्चा कर ली थी। एक बार जब मो परिवार उत्तर पश्चिम को अपने क्षेत्र के रूप में प्राप्त कर लेगा, तो समय के साथ बुरे इरादे वाले लोग ईर्ष्यालु हो सकते हैं। हालांकि यदि दूसरों को पता हो कि मो परिवार के पास एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली हथियार है, तो स्थिति अलग होगी। मो परिवार के प्रति दुर्भावना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति पर विचार करना होगा, यहाँ तक कि स्वयं नान यू को भी। नान यू की स्पष्टवादिता को देखते हुए मो जियुये ने भी बात न घुमाने का फैसला किया। तीसरे राजकुमार का अनुरोध कुछ ऐसा है जिस पर मेरा मो परिवार विचार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले मेरे मो परिवार के प्रति शाही दरबार की ईमानदारी देखनी होगी। निहितार्थ स्पष्ट था, उन्होंने मांग की कि शाही दरबार पहले शाही उपाधियों और क्षेत्रों के मामलों को निपटाए। एक बार जब मो परिवार को ये प्राप्त हो जाएंगे, तो वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। मो जियुये को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, नान यू ने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। ठीक है, मैं तुरंत महल में प्रवेश करूंगा और इस मामले की व्यवस्था करूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह सम्राट शुनवू को इसकी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने मो जियुये को स्पष्ट कर दिया कि यह मामला उनकी ओर से पहले ही तय हो चुका है और उन्हें बस धैर्यपूर्वक खबर का इंतजार करना होगा। नान यू ने बड़ी कुशलता से काम किया। अगले दिन सुबह का दरबारी सत्र समाप्त होते ही मंत्री हाओ नई जानकारी लेकर लौटे। कोई नहीं जानता था कि नान यू ने सम्राट शुनवू के सामने इस मामले को कैसे पेश किया, लेकिन आज सुबह के सत्र में सम्राट ने सीधे तौर पर मो परिवार को सभी अन्यायों से पूरी तरह मुक्त करने का फरमान जारी कर दिया। एकत्रित नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने शुरू में तुच्छ लोगों की चापलूसी और उकसावे में आकर मो परिवार को उत्तर पश्चिम निर्वासित किया था, जिससे पूरे मो परिवार को 1 साल तक दुख और अपमान झेलना पड़ा। किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए ये स्पष्ट था कि सम्राट शुनवू अधिकारियों के सामने मो परिवार से माफी मांग रहे थे। इतना ही नहीं, सम्राट ने मो जियुये को किंग ऑफ डिफेंडिंग द वेस्ट, पश्चिम के रक्षक राजा की उपाधि देने और पश्चिमी क्षेत्रों को उनकी जागीर फीफ के रूप में सौंपने का फरमान भी जारी किया। यह उपाधि वंशानुगत थी। नान यू ने यह भी उल्लेख किया था कि मो जियुये के अलावा मो परिवार के अन्य पुरुष वंशज भी जीवित हैं। इस राज्याभिषेक के फरमान में विशेष रूप से कहा गया था कि किंग ऑफ डिफेंडिंग द वेस्ट का केवल एक ही पद होगा और मो परिवार का जो भी पुरुष वंशज इस पद को धारण करना चाहेगा, वह पद के धारक को बदलने के लिए शाही आदेश का अनुरोध कर सकता है।
साथ ही सम्राट शुनवू ने एक और आदेश जारी किया जिसमें मो जियुए को निर्देश दिया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से मो परिवार के पुरुषों के तुरंत हथियार उठाने और युद्ध में शामिल होने की व्यवस्था करें। उन्हें सम्मान प्रकट करने के लिए राजधानी आने की आवश्यकता नहीं है। जब यह फरमान जारी हुआ तो पूरा दरबार गहरे सदमे में था। दाशुन राजवंश की स्थापना के बाद से यह वास्तव में अभूतपूर्व था। दाशुन की स्थापना के समय निश्चित रूप से एक अलग उपनाम वाला राजा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उस व्यक्ति ने संस्थापक पूर्वज के साथ मिलकर दाशुन साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिर भी राजकुमार योनगान को कभी जागीर नहीं दी गई थी। और अब मो परिवार के मामले में, जिन्हें पिछले साल ही निर्वासित किया गया था और जिनके सदस्य धीरे धीरे अधिकारियों की नजरों से ओझल हो गए थे, अप्रत्याशित घटना घटी थी। सम्राट ने न केवल मो परिवार को उनके अपराधों से मुक्त किया, बल्कि सार्वजनिक रूप से ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने नीच लोगों की बातों में आकर उन्हें गलत तरीके से निर्वासित किया था। किसी भी राजवंश के इतिहास में यह वास्तव में पहली बार था कि किसी सम्राट ने खुले तौर पर ऐसी बात स्वीकार की थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि सम्राट शुनवू ने तुरंत मो जियुए को राजा की उपाधि दे दी। हालांकि मो पिता और पुत्र ने दाशुन के लिए युद्ध के मैदान में योगदान दिया था, लेकिन उन्हें यूं ही शाही उपाधि देने का कोई कारण नहीं दिखता था। कुछ समय के लिए पूरा हॉल गर्मागर्म चर्चाओं से भर गया और कुछ ने तो विरोध भी जताया। हालांकि सम्राट शुनवू ने उन सभी को गुस्से में फटकार दिया। अधिकारियों ने सम्राट को पहले कभी इतना अडिग नहीं देखा था और उन्हें एक बात समझ आ गई, मो जियुए को जागीर और राजा की उपाधि देने के फैसले को बदला नहीं जा सकता। फरमान पढ़े जाने से पहले नान यू ने अनुमान लगाया था कि लोग विरोध कर सकते हैं, और यह भी सोचा था कि यदि उनके पिता ऐसी स्थिति में पीछे हट गए तो वे क्या करेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके आमतौर पर नर्म दिल वाले पिता आज इतने दृढ़ रहेंगे। जो भी हो, चीजें उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित हो रही थीं, जो नान यू के लिए एक अच्छी बात थी। इसके अलावा सम्राट शुनवू ने आज एकत्रित अधिकारियों के सामने एक बड़ी घटना का खुलासा भी किया। शाही मुहर जेड सील खो गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शाही खजाने से बाहर जाने वाले गुप्त मार्ग में मुहर छिपाई थी। वह मार्ग एक नया बना हुआ प्रवेश द्वार था और निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने इसे सील करने का आदेश दिया था। सिद्धांत रूप में किसी को भी उस जगह का पता नहीं चलना चाहिए था। फिर भी किसी तरह किसी ने उसे ढूंढ लिया। इतना ही नहीं, शाही खजाने के खजाने फिर से गायब हो गए थे, जिससे सम्राट शुनवू पूरी तरह हैरान थे। शाही मुहर के खोने की बात सार्वजनिक रूप से उजागर करने का साहस उन्होंने नान यू के सुझाव पर ही किया था। आखिरकार वे दशकों से सम्राट थे और मुहर के बिना भी उन्हें शासन की वैधता के बारे में उस तरह के सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा कि महारानी के गुट को करना पड़ता। दूसरी ओर उन्हें ये भी उम्मीद थी कि मुहर का पता लगाने में मदद करने के लिए अधिक लोग आगे आएंगे। उसी क्षण किसी ने सूचना दी कि एक घुमक्कड़ ताओवादी पुजारी महल के गेट पर सम्राट से मिलने की अनुमति मांग रहा है। ये सर्वविदित था कि सम्राट शुनवू ताओवाद में विश्वास रखते थे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से पुजारी से मिलने से इनकार नहीं किया। एकत्रित अधिकारियों के सामने युआन किंग नाम के उस पुजारी को मुख्य हॉल में लाया गया। युआन किंग ने भूरे रंग का ताओवादी चोगा पहना हुआ था। उनकी सफेद भौहें और दाढ़ी उन्हें एक अमर संत जैसा आभास दे रही थी। उन्हें देखते ही सम्राट शुनवू के मन में श्रद्धा का भाव जागा। पूछताछ के बाद पता चला कि युआन किंग दाशुन के इम्मोर्टल विंड माउंटेन पर साधना कर रहे थे। हाल ही में खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करते समय उन्होंने देखा कि पर्पल एपोजी स्टार टिमटिमा रहा है, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शाही घराने पर कोई मुसीबत आने वाली है। मुसीबत के अलावा इस तारे का टिमटिमाना एक नए सम्राट के जन्म का भी प्रतीक था। आज से पहले सम्राट शुनवू से बेहतर कोई नहीं जानता था कि शाही घराना वास्तव में मुसीबत का सामना कर रहा है। शाही मुहर का खोना कोई छोटी बात नहीं थी, ये निश्चित रूप से शाही घराने के लिए एक बड़ी समस्या थी। बाकी लोग जो नहीं जानते थे वह ये था कि सम्राट शुनवू ने पहले ही नानयू के पक्ष में पद छोड़ने पर विचार कर लिया था। जब युआन किंग ने कहा कि तारे का टिमटिमाना एक नए सम्राट के जन्म का संकेत है, तो वे संभवतः इसी मामले का उल्लेख कर रहे थे। इन दो बातों के आधार पर सम्राट शुनवू युआन किंग की बातों से पूरी तरह आश्वस्त हो गए। अधिकारियों के सामने सम्राट ने युआन किंग से पूछा कि वर्तमान संकट को कैसे हल किया जाए, लेकिन नए सम्राट के बारे में पूछताछ नहीं की। कुछ देर उंगलियों पर गणना करने के बाद युआन किंग ने सम्राट शुनवू को आज आधी रात से पहले राजधानी में एक दैवीय वेदी डिवाइन ऑल्टर स्थापित करने की सलाह दी। चूंकि नया सितारा उदय हुआ था, दाशुन को जल्द ही एक नया सम्राट मिलने वाला था,
जो इतिहास में एक प्रबुद्ध शासक बनेगा और दाशुन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बेशक इस नए सम्राट की पहचान निश्चित रूप से वैध शाही रक्त की होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्राट शुनवु सिंहासन के उत्तराधिकार के योग्य सभी लोगों के नाम दैवीय वेदी पर रखें और ताओवादी पूर्वजों से रास्ता दिखाने के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। उनके निर्देशों के अनुसार यदि सम्राट सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो उन्होंने गारंटी दी कि अगली सुबह तक शाही घराने की मुसीबतें पूरी तरह से हल हो जाएंगी और नया सम्राट भी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग की इच्छा के अनुसार प्रकट होगा। सम्राट शुनवु पूरी तरह आश्वस्त हो गए और उन्होंने तुरंत दरबार बर्खास्त करने का आदेश दिया और युआन किंग को व्यक्तिगत रूप से वेदी के निर्माण में मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि सम्राट शुनवु ऐसी चीजों में विश्वास करते थे, लेकिन दरबार के कुछ अधिकारियों को इस पर यकीन नहीं था। फिर भी वे सभी सम्राट के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे और भले ही उन्हें ये पूरी तरह से बेतुका लगा, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि इस पुजारी युआन किंग को भी मो जियुए और हे जिरान ने ही महल में सम्राट से मिलने के लिए भेजा था। कुछ दिन पहले मो जियुए और हे जिरान मंत्री हाओ के निवास पर बोरियत महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भेष बदलकर राजधानी के बाहर टहलने का फैसला किया था। उसी दिन जब वे शहर से बाहर निकल रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात घुमक्कड़ पुजारी युआन किंग से हुई थी। हे जिरान और मो जियुए एक व्यापारी जोड़े के भेष में थे जो उसी दिन राजधानी पहुंचे थे। शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद वे गौदान के माता पिता से मिले, जिसे हे झिरान ने पहले बचाया था। गौदान की मां ने तुरंत हे झिरान को पहचान लिया जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस व्यवहार ने ताओवादी पुजारी युआन किंग का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि हे झिरान ने अपने मेकअप में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन उनके जैसा साधक केवल व्यक्ति की अस्थि संरचना बोन स्ट्रक्चर को देखता था। हे झिरान की चेहरे की हड्डियों को देखने के बाद युआन किंग काफी देर तक स्तब्ध रहे। जब तक वे संभले, मो जियुए और हे झिरान काफी दूर जा चुके थे। जब युआन किंग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर से हे झिरान के चेहरे के लक्षणों का अवलोकन किया, जिससे स्वाभाविक रूप से मो जियुए को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने युआन किंग को चेतावनी दी। जल्दबाजी में युआन किंग बोले, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, दाशुन का भाग्य अब से बदल जाएगा। इस कथन ने मो जियुए और हे झिरान को थोड़ा हैरान कर दिया। इस जोड़े से बेहतर कोई नहीं जानता था कि इतिहास का ये काल वास्तव में किताबों में दर्ज बातों से बहुत अलग हो चुका है। हे झिरान ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ताओवादी पुजारी ने ऐसा क्यों कहा? युआन किंग ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाए और जोर से हंसे, मुझ गरीब भिक्षु का केवल एक ही शौक है और वह है रात में सितारों का अवलोकन करना। अवलोकन के माध्यम से मैंने पाया है कि दाशुन का भाग्य बदल गया है और यह एक अच्छी दिशा में बदल रहा है, और इस सब का नेतृत्व करने वाली एक महिला है। अभी अभी मैंने परोपकारी के झिरान के चेहरे के लक्षणों को देखा और अब मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आप ही वह हैं जो सब कुछ बदल रही हैं। पहचाने जाने पर हे झिरान घबरा गई, लेकिन वह किसी अजनबी के सामने कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। ताओवादी पुजारी ने मुझे समझने में गलती की होगी। मैं बस एक साधारण महिला हूँ। जैसा आपने कहा, मैं किसी का भाग्य कैसे बदल सकती हूँ? युआन किंग बस थोड़ा मुस्कुराए और खुद से बोले, चाहे परोपकारी कुछ भी सोचे, ये गरीब भिक्षु दाशुन के आम लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता है। मो जियुए ने हे झिरान को खींचा और जाने के लिए मुड़ गए। पुजारी जी, आपने हमें पहचानने में गलती की है। हम बस साधारण लोग हैं, वे नहीं जो दाशुन का भाग्य बदल दे जैसा आपने कहा। उन्हें जाते देख युआन किंग ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि जोर से हंसे और कुछ शब्द कहे। 1000 साल पुरानी आत्मा, 1000 साल पुराना खजाना मेरे दाशुन में प्रकट होना वास्तव में दाशुन और उसके लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। आहा हा हा। इन शब्दों के बाद युआन किंग चले गए, लेकिन हे झिरान के कदम थिथक गए। शायद मो जियुए पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि युआन किंग ने क्या कहा, लेकिन हे झिरान उनके शब्दों का अर्थ समझने में विफल नहीं हो सकती थी। 1000 साल पुरानी आत्मा, क्या वह 1000 साल बाद की आत्मा का एक हिस्सा नहीं थी? 1000 साल पुराना खजाना, वो निश्चित रूप से उसके असाधारण स्पेस का जिक्र कर रहे थे। ताओवादी पुजारी, कृपया रुकिए। हे झिरान ने युआन किंग को पुकारा। युआन किंग मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़े। क्या परोपकारी इस बूढ़े भिक्षु के साथ बातचीत करना चाहती हैं? वास्तव में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं पुजारी जी से पूछना चाहती हूँ। हे झिरान ने पास के एक मंडप पवेलियन की ओर इशारा किया, जहां जाकर वह अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहती थी।
ऐसा लगा जैसे युआन किंग ने उम्मीद की थी कि हे जिरान उनसे बात करेगी, क्योंकि उन्होंने उसके बोलने का इंतजार किए बिना बड़े कदमों के साथ मंडप की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। एक समय यात्री टाइम ट्रैवलर के रूप में अपनी पहचान के अलावा हे जिरान ने मो जियुए से कुछ भी नहीं छिपाया था। उसने मो जियुए को ये बताने पर विचार किया था, लेकिन उसे कभी उपयुक्त अवसर नहीं मिला था। अब जब ताओवादी पुजारी ने उसे पहचान लिया था, तो हे जिरान ने फैसला किया कि मो जियुए को उसे बेहतर तरीके से समझने दिया जाए। वे तीनों एक के बाद एक मंडप में पहुंचे। हे जिरान युआन किंग को ताकती रही, उनके पहले बोलने का इंतजार करने लगी। युआन किंग ने पहले मो जियुए पर नजर डाली, स्पष्ट रूप से हे जिरान से पूछ रहे थे कि क्या किसी बाहरी व्यक्ति के सामने ऐसी बातें करना उचित है। पुजारी जी, कृपया निश्चिंत रहें। मेरे पति एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं, हे जिरान ने तुरंत समझाया। युआन किंग ने तब मो जियुए पर गौर किया और वे उतने ही स्तब्ध रह गए जितना हे जिरान को देखकर हुए थे। फिर वे मुस्कुराए, कोई आश्चर्य नहीं। अद्भुत, अद्भुत। अब भ्रमित होने की बारी मो जियुए की थी। पुजारी जी के कहने का क्या तात्पर्य है? युआन किंग का बातों को घुमाने का कोई इरादा नहीं था। यह अद्भुत है कि एक व्यक्ति जिसे मर जाना चाहिए था, वह अभी भी जीवित है। अब मो जियुए समझ गए कि क्या हो रहा है। अपनी शादी के दिन अगर उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह न दी होती तो महल लौटने पर उनकी आधी जान जा सकती थी। अगर उनकी पत्नी न होती तो वे बहुत पहले निर्वासन के रास्ते में मर चुके होते। युआन किंग ने आगे कहा, न केवल आप बल्कि शायद कई अन्य लोग भी हैं जिन्हें मर जाना चाहिए था लेकिन वे अभी भी जीवित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि खगोलीय संकेत बदल गए हैं, और इसका मूल कारण यही निहित है। क्या महान गुरु के कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो जीवित हैं, उन्होंने दाशुन की स्थिति बदल दी है? हे जिरान ने पूछताछ की। दाशुन का भाग्य समाप्त होने वाला था। 3 साल बाद एक बुद्धिमान शासक का उदय होता और राजवंश बदल जाता। लेकिन शायद आप अनजान हैं कि आपकी उपस्थिति के कारण ये सब बदल गया है। वह बुद्धिमान शासक अब पहले ही सिंहासन पर बैठ सकता है और दाशुन की विरासत को जारी रख सकता है, जिससे लोगों को युद्ध की पीड़ा से बचाया जा सके। इसके बाद हे जिरान और मो जियुए को कोई संदेह नहीं रहा। वे दोनों इतिहास के इस काल को जानते थे और हे जिरान के आने के कारण इसमें वास्तव में कई बदलाव हुए थे। ये स्पष्ट था कि युआन किंग के पास वास्तव में सच्ची क्षमताएं थीं। इससे पहले कि मो जियुए और हे जिरान प्रतिक्रिया दे पाते, युआन किंग ने आगे कहा, वास्तव में ये गरीब भिक्षु भी बहुत उत्सुक है कि अब से 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी। हे जिरान ने पहले ही मो जियुए को अपनी पहचान बताने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने बिना किसी छिपाव के उत्तर दिया, अब से 1000 साल बाद पुरुष और महिलाएं समान हैं, और अब महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता की कोई अवधारणा नहीं है। हर कोई अपना भरण पोषण करने के लिए अपने हाथों पर निर्भर है। खेती मशीनों द्वारा की जाती है, जो न केवल मानव हाथों को पूरी तरह मुक्त करती है बल्कि अत्यधिक कुशल भी है। वहां के लोग अब भूखे नहीं रहते और न ही कपड़ों की कमी होती है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो लोग स्वेच्छा से सहायता प्रदान करने जाते हैं। लिंग की परवाह किए बिना हर कोई 6 साल की उम्र के बाद 9 साल की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई साक्षर है। 1000 साल बाद उन्नत चिकित्सा देखभाल ने मानव मृत्यु दर को बहुत कम कर दिया है। अपनी पिछली दुनिया का वर्णन करते हुए हे जिरान बोलती चली गई, इसे इस तरह व्यक्त किया जिससे ऐसा महसूस हो कि वे वही हैं। मो जियुए के लिए हे जिरान की कही गई कोई भी बात अनजानी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसके स्पेस और ताओबाओ मॉल की अजीब वस्तुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था, जिसे हे जिरान ने कभी नहीं छिपाया था कि वे भविष्य के उत्पाद हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हे जिरान इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर सकती है जो उसके स्पेस में नहीं देखी जा सकती थी। उसने ये सब कहां से सीखा? उनकी स्तब्ध अभिव्यक्ति देखकर हे जिरान ने समझाया, अभी पुजारी जी ने 1000 साल पुरानी आत्मा का उल्लेख किया। क्या आप जानते हैं कि उनके कहने का क्या मतलब था, पतिदेव? ये सवाल पूछे जाने पर मो जियुए ने कुछ अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी वे पुष्टि करना चाहते थे, इसका क्या मतलब है? इस शरीर की मूल मालकिन का देहांत हो चुका है और मैं भविष्य से 1000 साल बाद की एक आत्मा हूं जिसने इस शरीर में प्रवेश किया है। हे जिरान ने उन दो पुरुषों के सामने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आत्मा प्रवास सोल ट्रांसमाइग्रेशन के सभी विवरण उजागर कर दिए। पतिदेव, अब आपको जानना चाहिए कि मैं इतनी सारी चीजें क्यों जानती हूं जो यहाँ अस्तित्व में नहीं है, और क्यों लोगों को ठीक करने और बचाने का मेरा चिकित्सा कौशल भविष्य की दुनिया में सीखा गया था। मैंने सोचा था कि यह सब कहने के बाद मो जियुए कुछ समय के लिए विचार करेंगे, क्योंकि आखिरकार यह मामला इतना अविश्वसनीय था कि इस पर विश्वास करना कठिन था।
हालांकि मो जियुए ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजबूती से हे झिरान का हाथ थाम लिया। रान रान, मैं अब समझ गया हूँ। तुम निश्चित रूप से स्वर्ग द्वारा भेजी गई वह दिव्य आत्मा सेलेस्टियल बीइंग हो जिसे यहाँ मो परिवार और मुझे बचाने के लिए भेजा गया है ना? हे झिरान ने खुद को दिव्य आत्मा कहलाने का साहस तो नहीं किया, लेकिन उसके आने से पूरे मो परिवार की जान बची थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। स्वामी, यह न भूले कि मैं भी मो परिवार की सदस्य हूँ। जब मेरा अपना परिवार मुसीबत में हो तो मैं हाथ पर हाथ धरकर कैसे बैठ सकती थी? इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं दिव्य आत्मा हूं या नहीं। हे जिरान को मूल रूप से चिंता थी कि सच बताने के बाद मो जियुए उसे कोई भूत प्रेत समझेंगे। इसके बजाय उन्होंने सीधे उसे एक दिव्य विभूति मान लिया था। जो भी हो, हे जिरान आखिरकार मो जियुए के साथ पूरी तरह ईमानदार होने में सफल रही थी। अब उनका सामना करते समय उसे एक अकथनीय राहत महसूस हो रही थी। ताओवादी पुजारी युआन किंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि वे विशेष रूप से राजधानी आए थे। उनके यहाँ आने का उद्देश्य सम्राट शुनवु का मार्गदर्शन करना था, इस उम्मीद में कि सम्राट स्वर्ग की इच्छा का पालन करेंगे। मो जियुए सम्राट शुनवु से काफी परिचित थे। यह कोई रहस्य नहीं था कि वे ताओवाद में विश्वास करते थे, इसलिए पुजारी युआन किंग निश्चित रूप से उनसे मिलने में सफल होते। इसके अलावा युआन किंग से बातचीत के बाद मो जियुए समझ गए थे कि वह कोई ढोंगी पुजारी नहीं थे जो दूसरों को धोखा दे, बल्कि सांसारिक दुनिया से परे एक सच्चे गुरु थे। उनकी बातें तर्कसंगत थीं और सम्राट उनकी बात जरूर सुनते। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करने की योजना बनाई ताकि नानयू जल्द से जल्द उस सिंहासन पर बैठ सकें। ये कहना गलत नहीं होगा कि मो जियुए और हे झिरान वास्तव में एक जैसे विचार रखते थे, क्योंकि उस समय वे दोनों एक ही चीज सोच रहे थे। गुरुजी, चूंकि आपने पहले ही एक प्रबुद्ध शासक के उदय की भविष्यवाणी कर दी है, तो इस यात्रा के दौरान चीजों को थोड़ा और गति देने में मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? हे झिरान ने पूरी गंभीरता से पूछा। परोपकारी इस गरीब पुजारी से क्या करवाना चाहती हैं? युआन किंग ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। हे झिरान ने अपने विचार बताए। उसे दृढ़ विश्वास था कि ऐसा करने से नानयू के राज्याभिषेक का रास्ता आसान हो जाएगा। उसने ये काम अपनी दोस्ती के नाते भी किया, लेकिन साथ ही आम जनता की भलाई के लिए भी किया। केवल नानयू के वास्तव में दाशुन का स्वामी बनने पर ही लोग जल्द ही बेहतर दिनों का आनंद ले सकते थे। इसके अलावा अब ज्यादा समय नहीं बचा था जब मो परिवार के पुरुष फिर से हथियार उठाएंगे। नानयू के सीधे समर्थन के साथ ये सम्राट शुनवु से हर चीज के लिए मंजूरी लेने से कहीं बेहतर होगा। पुजारी युआन किंग बिना किसी हिचकिचाहट के ही झिरान के प्रस्ताव पर सहमत हो गए, क्योंकि जब तक ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध नहीं था, तब तक यह उनके लिए एक छोटा सा प्रयास मात्र था। पुजारी युआन किंग के साथ लंबी चर्चा के बाद सम्राट शुनवु उनकी बातों से और भी आश्वस्त हो गए। उसी दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को राजधानी के मध्य भाग में ले जाकर यज्ञ के लिए एक वेदी ऑल्टर का निर्माण करवाया। वेदी आमतौर पर देखी जाने वाली वेदियों से अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि उस पर कोई प्रसाद नहीं रखा गया था। इसके बजाय तीनों राजकुमारों के नाम वाले पत्र स्क्रोल्स वहां रखे गए थे। नान रूई, नानयू और चौथे राजकुमार नान जिन के नाम वाले 3 पत्र पुजारी युआन किंग द्वारा वेदी पर उनकी उम्र के क्रम में बाएं से दाएं रखे गए थे। इसके अलावा यज्ञ के लिए आवश्यक सभी मोमबत्तियां और अन्य सामान भी व्यवस्थित कर दिया गया था, और जी पहर आधी रात के आने का इंतजार किया जा रहा था ताकि वे अनुष्ठानिक प्रार्थना कर सकें। अंततः आधी रात का समय आया, लेकिन रात का आसमान सहयोगी नहीं था। न केवल सितारे गायब थे, बल्कि चंद्रमा भी काले बादलों में छिपा हुआ था। अनगिनत महल की दासियां सम्राट शुनवु के चारों ओर रोशनी के लिए लालटेन लिए खड़ी थीं, लेकिन वे वेदी से कुछ दूरी पर थे, जिससे वेदी के आसपास का इलाका एकदम अंधेरा था। एक पल बाद वेदी के स्थान पर रोशनी के बिंदु दिखाई दिए, क्योंकि पुजारी युआन किंग ने एक ताबीज कागज टैलिस्मैन पेपर जलाया था। वह कागज अपनी आग की रोशनी के साथ युआन किंग के मंत्रों के बाद रात के आसमान में एक रास्ता बनाने लगा। जैसे ही सभी ने अपनी सांसें रोक ली, रात के अंधेरे आसमान में टिमटिमाती रोशनी दिखाई देने लगी। हे झिरान, दूर से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन चला रही थी जो धीरे धीरे वेदी की ओर उड़ रहा था। जल्द ही रोशनी वेदी के पास पहुंच गई। शायद संदेह से बचने के लिए पुजारी युआन किंग भी तेजी से सम्राट शुनवु के बगल में आकर खड़े हो गए और उनके साथ मिलकर इस दृश्य को देखने लगे। सभी की निगाहें उन रोशनियों पर टिकी थीं, और हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, वे सभी जानते थे कि यह वेदी का स्थान है।
रोशनी के छोटे बिंदु राजकुमारों के नाम वाले पत्रों के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगे, जिसे देखकर सभी हतप्रभ रह गए। इससे पहले कि रोशनी पूरी तरह गायब होती, उन्होंने पुजारी युआन किन को जोर से चिल्लाते हुए सुना, ये वास्तव में स्वर्ग की इच्छा है। स्वर्ग की इच्छा वास्तव में धरती पर उतरी है। सम्राट शुनवु के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कृपया समझाएं कि आपके कहने का क्या मतलब है, पुजारी जी। उन रोशनियों का क्या अर्थ है और वे कहाँ से आईं? इसके बाद की पंक्तियां हेजिरान ने ही सिखाई थीं, और पुजारी युआन किंग ने इस नाटक को अच्छी तरह से निभाने के लिए उन्हें कई बार दोहराया था। महाराज, आज आसमान काले बादलों से ढका है और हम कोई भी तारा या नक्षत्र नहीं देख सकते। ये निश्चित रूप से पर्पल एपोजी स्टार, शाही सितारा स्वयं है, जो एक प्रबुद्ध शासक के राज्याभिषेक और दाशुन के उत्थान के संकेत के रूप में मृत्युलोक में उतरा है। सम्राट शुनवु युआन किन की बातों से पूरी तरह आश्वस्त थे। शाही सितारे को मृत्युलोक में उतरते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वे टिमटिमाती रोशनी जो अभी स्वर्ग से उतरी थी, अगर सितारे नहीं थे तो और क्या हो सकते थे? क्या आप कह रहे हैं, पुजारी जी, कि जिस प्रबुद्ध शासक की आपने बात की थी, उसका खुलासा हो गया है? पुजारी युआन किंग ने नाटक जारी रखा, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाए और वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि महाराज करीब जाकर देखें तो आपको परिणाम पता चल जाएगा। सम्राट खुद जाकर देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन पुजारी युआन किंग के उकसावे के बिना उन्होंने दिव्य शक्तियों को नाराज करने के डर से जल्दबाजी नहीं की। जैसे ही युआन किंग ने बोलना बंद किया, सम्राट ने राजकुमारों और अधिकारियों को निरीक्षण के लिए वेदी की ओर चलने का आदेश दिया। सम्राट के कदम उठाते ही लालटेन लिए सेवक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब तक सम्राट वेदी के पास पहुंचे, वहां अब अंधेरा नहीं था। हालांकि रोशनी दिन जितनी तेज नहीं थी, फिर भी सब कुछ देखना आसान था। सम्राट शुनवु की नजर तुरंत वेदी पर रखे एक पीले रेशमी कपड़े में लिपटी वस्तु पर पड़ी। ये वस्तु उनके लिए बहुत जानी पहचानी थी। ये तो शाही मुहर जेड सील है। न केवल सम्राट शुनवु चौंक गए, बल्कि उनके साथ आए अधिकारी भी दंग रह गए। शाही मुहर के खोने की खबर ने पूरी राजधानी में हलचल मचा दी थी, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि खोई हुई वस्तु इतनी आसानी से वापस मिल जाएगी, और वह भी उसे शाही सितारे द्वारा पहुंचाया गया था। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। जल्द ही कोई घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, खोई हुई शाही मुहर मिल गई है और यह राजकुमारों के नाम वाले पत्रों के ऊपर रखी गई है। ये स्वर्ग की इच्छा है। एक एक करके और लोग घुटनों के बल बैठ गए और चिल्लाने लगे, महाराज, कृपया स्वर्ग की इच्छा का पालन करें। कृपया स्वर्ग की इच्छा का पालन करें। हालांकि उन्होंने कृपया स्वर्ग की इच्छा का पालन करें कहा, जो सुनने में विनम्र लग रहा था, लेकिन कोई भी समझ सकता था कि ये लोग वास्तव में उम्मीद कर रहे थे कि सम्राट शुनवु स्वेच्छा से प्रबुद्ध शासक के पक्ष में सिंहासन छोड़ देंगे। किसी ने सोचा होगा कि सम्राट शुनवु इस पर आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये कृत्य उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के समान था। आज उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उनका मानना था कि समूह में काम करने के कारण उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। किसने सोचा था कि सम्राट शुनवु आज बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? उन्होंने न तो उन मंत्रियों को उठने के लिए कहा, न ही उन्होंने अपेक्षित क्रोध प्रदर्शित किया। इसके बजाय उन्होंने अपने बगल वाली महल की दासी से लालटेन ली और वेदी की ओर बढ़ गए। नान रुई और नान यू ने भी महल की दासियों से लालटेन लेकर उनका अनुसरण किया। राजकुमारों के नाम वाले तीनों पत्र स्क्रोल्स सम्राट शुनवु ने स्वयं वेदी पर रखे थे। जब तक किसी ने जानबूझकर उनकी स्थिति नहीं बदली होती, वे गलत जगह नहीं होते। शाही मुहर जेड सील बिल्कुल बीच में, नान यू के नाम वाले पत्र के ठीक ऊपर रखी गई थी। सम्राट शुनवु ने उत्सुकता से मुहर उठाए, लेकिन तुरंत उसका निरीक्षण करने के बजाय वे उसके नीचे रखे पत्र को घूरते रहे। वहां मौजूद हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पत्र पर नान यू का नाम था, जिसे स्वयं सम्राट शुनवु ने लिखा था। सम्राट शुनवु काफी देर तक नान यू को देखते रहे। वे चाहे कितने भी अक्षम और अत्याचारी क्यों न रहे हों, एक युग के शासक के रूप में उनकी भेदने वाली नजर ने नान यू पर एक अदृश्य दबाव डाला। जैसे ही नान यू बोलने ही वाले थे, सम्राट शुनवु खिलखिलाकर हंस पड़े। हा, स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा है। मुझे अपने जीवन काल में एक प्रबुद्ध शासक देखने का अवसर दिया है जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। बोलते ही उन्होंने अपने बड़े हाथ से नान यू के कंधे पर जोर से थपकी दी। चूंकि यह स्वर्ग की इच्छा है, तो कोई इसकी अवज्ञा कैसे कर सकता है? आज मैं इसके द्वारा तीसरे राजकुमार नान यू को क्राउन प्रिंस युवराज घोषित करता हूँ। आज से 3 दिन बाद मैं आधिकारिक तौर पर उनके पक्ष में पद छोड़ दूंगा और
रिटायर्ड सम्राट, रिटायर्ड एम्परर बन जाऊंगा और राज्य के मामलों की चिंता किए बिना अपने शेष वर्ष शांति से बिताऊंगा। इन शब्दों ने नागरिक और सैन्य अधिकारियों के पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। इतिहास में किसी भी सम्राट ने स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हुए स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ा था, विशेष रूप से सम्राट शुनवु ने, जो अपनी अक्षमता और लोगों के कल्याण की अवहेलना के लिए कुख्यात थे। भले ही आज की घटनाएं स्वर्ग की इच्छा थीं, लेकिन उनका ये कदम सबकी उम्मीदों से परे था। नान यू की निश्चित रूप से सिंहासन में रुचि थी, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी इसे पाने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी विरासत को स्वीकार किया था और उनके पिता का स्वास्थ्य अभी उस स्तर तक नहीं बिगड़ा था कि पद छोड़ना आवश्यक हो जाए। उन्होंने केवल युवराज का पद सुरक्षित करने और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की आशा की थी, ये जानते हुए कि सिंहासन अंततः उनका ही होगा। उन्हें कम ही उम्मीद थी कि उनके पिता आज ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाएंगे। पिता सम्राट, आप स्वस्थ हैं और पद छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पुत्र अभी छोटा है और उसे आपसे शासन करने के तरीके सीखने की आवश्यकता है। सम्राट शुनवु ने दृढ़ स्वर में अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहिए। इस मामले पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही वाक्य से सम्राट शुनवु ने उन मंत्रियों को चुप करा दिया जो बोलने ही वाले थे। मामला सुलझता देख पुजारी युआन किंग ने सम्राट शुनवु से विदा ली और जाने की तैयारी की। जाने से पहले उन्होंने नान यू पर एक सराहनीय नजर डाली और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। आम लोगों पर कृपा बनी रहे। जैसे ही उनके शब्द थमे, युआन किंग ने अपनी चंवर दस्तक हिलाए और उसके लंबे रेशे लहराते रहे और वे चले गए। साए में छिपे मो जियुए और हे जिरान ने अपना वांछित परिणाम प्राप्त कर लिया था। वे भी चांदनी रात में मंत्री के निवास पर लौट आए। ये हे जिरान ही थी जिसने युआन किंग की सहायता ली थी। मूल रूप से युआन किंग का इरादा केवल सम्राट शुनवु को सलाह देना था, वेदी बनाने जैसी उनकी कोई योजना नहीं थी। हालांकि ये जानकर कि शाही मुहर हे जिरान के पास है, उन्होंने इसे स्वर्ग की इच्छा के लिए सबसे बड़ी सहायता के रूप में देखा। इस प्रकार उन्होंने हे जिरान के अनुरोध पर सहमत होने में संकोच नहीं किया और उनका सहयोग इतना सटीक रहा कि शाही मुहर सबसे प्रभावशाली तरीके से सबके सामने प्रकट हुई। नान यू को आज जो मिला था वह उनके लिए भाग्य का एक अप्रत्याशित उपहार था। सम्राट शुनवु को महल तक पहुंचाने के बाद नान रुई ने उन्हें पूरे दिल से बधाई दी और भाइयों ने मो जियुए के साथ यह खुशखबरी साझा करने का फैसला किया। हे जिरान और मो जियुए आराम करने के लिए अपने स्पेस में जाने ही वाले थे कि उन्हें मंत्री हाओ की आवाज सुनाई दी। चूंकि वे गुप्त पहचान के साथ राजधानी आए थे, मंत्री हाओ ने विशेष निर्देश दिए थे कि किसी को भी उनके निवास के पास जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि अगर दोनों राजकुमार मिलने आते तो वे खुद उन्हें अंदर ले जाते। मंत्री हाओ आज की घटनाओं से काफी प्रभावित थे और शुरू में दूसरों के साथ उन पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि ये सोचकर कि युवा लोगों को एक बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति खल सकती है, वे समझदारी से विदा हो गए। नान यू उस दिन विशेष रूप से उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य इतनी सहजता से पूरा हो जाएगा। मो जियुए को देखते ही नान यू ने अपनी भावनाओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और खिलखिलाकर हंस पड़े। हा, नाइन्थ ड्यूक, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि चीजें मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से हो जाएंगी। आपने मंत्री हाओ से सुना ही होगा, स्वर्ग ने वास्तव में मेरा साथ दिया है। मो जियुए ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, बधाई हो युवराज महाराज। नान रुई मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देख रहे थे। हालांकि इस राजधानी यात्रा के दौरान मो परिवार की सहायता करने की उनकी क्षमता सीमित थी, फिर भी वे कुछ हद तक उनकी मदद करने में सफल रहे थे और उन्हें एक करीबी भाई जैसा रिश्ता मिला था। उनके लिए ये यात्रा काफी फलदायी रही थी। कुछ दोस्ताना बातचीत के बाद मो जियुए ने मुख्य विषय छेड़ा। अब जब राजधानी के मामले सुलझ गए हैं, तो मेरी पत्नी और मैं कल उत्तर पश्चिम के लिए प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं। निस्संदेह अगर मो जियुए ने इसका जिक्र नहीं भी किया होता, तो भी नान यू ने उनसे जल्द लौटने का आग्रह किया होता। इस मामले को वास्तव में तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। शाही फरमान लेकर जाने वाला दूत कल सुबह होते ही उत्तर पश्चिम के लिए रवाना हो जाएगा। उनका मतलब स्पष्ट था, मो परिवार फिलहाल राजधानी की विशिष्ट स्थिति से अनजान था, जिसमें मो जियुए का दरबार में लौटने का समझौता भी शामिल था। अगर दूत उत्तर पश्चिम पहुंचता और मो जियुए वहां मौजूद नहीं होते, तो मो परिवार उलझन में पड़ जाता। नान रुई भी लंबे समय से उत्तर पश्चिम से दूर थे और अपनी मां कंसोद को बहुत याद कर रहे थे। मेरी योजना तीसरे राजकुमार के राज्याभिषेक और सभी मामलों के सुलझने के बाद जाने की है। मां उत्तर पश्चिम में अकेली है और मुझे बहुत याद करती होंगी।
अब वे बुजुर्ग हैं और अपनी युवावस्था में उन्होंने कभी ज्यादा सुख नहीं देखा। हमें उनके बुढ़ापे में उनके मन को अशांत नहीं रहने देना चाहिए। अगर नान रुई ने इतना विस्तार से नहीं बताया होता तो नान यू ने निश्चित रूप से उन्हें अपनी सहायता के लिए राजधानी में ही रोक लिया होता। वे अपने बीच के भाईचारे के रिश्ते को महत्व देते थे। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई अपने पुत्र धर्म को निभाने से वंचित रहें। ऐसा लगता है कि किताबों में कही गई बात सच है, सभी राजवंशों के सम्राट अंततः परिवार के बिना अकेले व्यक्तित्व बन जाते हैं। नान यू की उदास अभिव्यक्ति देखकर नान रुई ने उन्हें आश्वस्त करते हुए उनके कंधे को थपथपाया। चिंता न करो तीसरे भाई, तुम्हारे, मेरे और नाइन्थ ड्यूक के बीच की दोस्ती महज शब्द नहीं है, हम एक साथ मुश्किलों से गुजरे हैं। अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। वास्तव में जब नान रुई ने मैं के बजाय हम बिना किसी हिचकिचाहट के आएंगे कहा तो उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य था। अपनी मां के अलावा नान रुई ने बचपन से कभी किसी और से पारिवारिक स्नेह का अनुभव नहीं किया था। उनके मन में ऐसे बंधनों के लिए गहरी लालसा थी। हालांकि वे और नान यू एक ही मां से पैदा नहीं हुए थे, फिर भी वे एक दूसरे के प्रति तत्काल अपनापन महसूस करते थे। नान रुई के शब्द राजधानी छोड़ने से पहले एक बार फिर अपने भाई की मदद करने का प्रयास थे। यदि मो जियुए ने उनका खंडन नहीं किया तो इसका मतलब था कि उन्होंने मौन सहमति दे दी थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से नान यू के रुख को भी दर्शाता था। मो जियुए ने वास्तव में पलटकर बहस नहीं की, लेकिन उनके विचार वैसे नहीं थे जैसा नान रुई ने कल्पना की थी। मो परिवार पहले ही दरबार के उत्पीड़न को झेल चुका था और थोड़ी सी वफादारी के खातिर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने जैसा कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने कोई स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनकी अपनी योजनाएं थीं। यदि नान यू वास्तव में इतिहास में दर्ज महान सम्राट बनते हैं तो मो जियुए को अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। मो परिवार की सहायता के बिना भी वे उस स्थिति को सुरक्षित कर लेंगे। इसके अलावा चूंकि ऐतिहासिक अभिलेखों में मो परिवार का अस्तित्व अब नहीं बचा था, इसलिए उनके मन में वर्तमान संकट को सुझाने के बाद मो परिवार नान यू के लिए अनावश्यक हो सकता था। और वे स्वयं अपना मूल उद्देश्य नहीं भूले थे। लॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न टाउन बनकर वे केवल यह आशा करते थे कि मो परिवार की अपनी एक भूमि हो। नान यू भी नान रुई की बातों के निहितार्थ को समझ गए थे। उन्हें भी लगा कि मो जियुए की चुप्पी उनकी सहमति है, इसलिए उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट की। चिंता न करें लॉर्ड जियुए, मैं नान यू अपनी जुबान का पक्का हूं। जब तक मैं यहाँ हूं मो परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। मो जियुए ने इसे सहजता से लिया। अपने परिवार की भलाई सुनिश्चित करने के अलावा उनकी और कोई इच्छा नहीं थी। एक ऐसे विषय का सामना करते हुए जिस पर वे चर्चा नहीं करना चाहते थे, मो जियुए ने उसे टाल दिया। ... यदि परिस्थितियां अचानक नहीं बदली होती तो मो जियुए को आदेश प्राप्त करने के लिए उत्तर पश्चिम वापस जाने की इतनी जल्दी नहीं होती। वे और हे जिरान मंत्री हाओ के सफलतापूर्वक इस्तीफा देने तक प्रतीक्षा करते और फिर साथ लौटते। लेकिन योजनाएं तेजी से बदल गईं और उन्हें अभी लौटना पड़ा। उनके पास ग्रैंड जी गाड़ी का लाभ था जिससे सड़क पर उनका काफी समय बचता, लेकिन दूसरे लोग यह नहीं जानते थे। कोई कितनी भी गणना करे, उत्तर पश्चिम वापस पहुंचने में कम से कम आधा महीना तो लगता ही। दिखावे के लिए ही सही, उन्हें इसी समय निकलना पड़ा। दिखावे के लिए होने के बावजूद उन दोनों ने परिवहन के साधन के रूप में ग्रैंड जी को ही चुना। रास्ते में वे हर 3 दिन में छिपने की जगह से बाहर आते और एक रात यात्रा करते। जब वे गरीब इलाकों में पहुंचते तो वे शाही खजाने से प्राप्त धन का उपयोग करके लोगों को राहत पहुंचाते। अपनी यात्रा में जानबूझकर देरी करने के बावजूद वे राजधानी छोड़ने के 12वें दिन उत्तर पश्चिम पहुंच गए। उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते ही मो जियुए और हे जिरान को तुरंत तनावपूर्ण माहौल का एहसास हुआ। चहल पहल वाली सड़कें अब सुनसान थीं। ज्यादातर दुकानों के दरवाजों पर ताले लटके थे, केवल कुछ ही खुली थीं, लेकिन वे खाली थीं और वहां कोई कारोबार नहीं था। आम लोगों के घरों के दरवाजे भी मजबूती से बंद थे। कभी कभी कोई थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकता और फिर जल्दी से बंद कर लेता। यह माहौल मो जियुए के लिए अपरिचित नहीं था। निर्वासन से पहले जहां वे तैनात थे, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जब संघर्ष छिड़ता था तो आसपास की जनता इसी तरह की स्थिति में होती थी। कभी कभी स्थिति और भी खराब होती थी, जहां लोग अपने घरों को छोड़कर अपनों के साथ भागना चुनते थे। इसलिए उत्तर पश्चिम के लोगों की स्थिति को देखते हुए ये प्राथमिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हालांकि यहाँ युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन ये दुश्मन के बड़े आक्रमण के बिंदु तक नहीं पहुंचा है, या यूं कहें कि बर्बर सेना ने अभी तक हमला नहीं किया है। फिर भी ये स्थिति संतोषजनक नहीं है।
यदि युद्ध की स्थिति विकट नहीं होती तो लोग इस तरह खुद को घरों के भीतर बंद नहीं करते। जो भी हो, मो जियुये और हे जिरान उम्मीद से पहले उत्तर पश्चिम लौट आए। भले ही सम्राट शुनवु द्वारा भेजा गया दूत तेज हो, अनुमान है कि उसे पहुंचने में अभी 2 दिन और लगेंगे। हे जिरान से चर्चा करने के बाद मो जियुये ने स्थिति की जांच करने के लिए पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला किया। इस तरह जब शाही फरमान आएगा तो युद्ध के मैदान में जाने का आदेश मिलने पर उन्हें स्थिति की स्पष्ट समझ होगी। ये जोड़ा आमतौर पर साधारण लोगों की तरह कपड़े पहनता था, इसलिए इस बार उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। वे सीधे उत्तर पश्चिम सीमा की ओर बढ़े और पाया कि जैसे जैसे वे लक्ष्य स्थान के करीब पहुंच रहे थे, लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। अचानक मो जियुए को कुछ गलत लगा और उन्होंने हे जिरान को खींचकर रोक दिया। हे जिरान भी सतर्क थी। जब मो जियुए ने उन्हें अचानक रोका तो उन्होंने निश्चित रूप से कुछ महसूस किया होगा। इससे पहले कि वह पूछ पाती, उन्होंने सड़क किनारे झाड़ियों से कदमों की आहट सुनी। मो जियुए कार्रवाई के लिए तैयार थे और उन्होंने हे जिरान को भी याद दिलाया, रान रान, अगर कोई खतरा हो तो तुरंत छिप जाना। इससे पहले कि मो जियुए कुछ करते, झाड़ियों से 2 आकृतियां तेजी से बाहर कूदी। किसी भी टकराव से पहले नवागंतुकों ने तुरंत कहा, नौवें भाई, नौवीं बहन, आप यहाँ कैसे? दूसरे भाई, तीसरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जोड़े ने एक साथ पूछा। तीसरे भाई ने चारों ओर नजर डाली और फुसफुसाए, नौवें भाई और नौवीं बहन, पहले मेरे साथ आओ। ये बात करने की जगह नहीं है। मो जियुए और हे जिरान चुपचाप अपने दोनों बड़े भाइयों के पीछे झाड़ियों में चले गए। झाड़ियों के अंदर लगभग 100 मीटर चलने के बाद जोड़े ने आगे एक खुले स्थान पर लगभग 200 लोगों का एक समूह देखा, जो सभी उनकी दिशा में देख रहे थे और रक्षात्मक मुद्रा में थे। तभी तीसरे भाई ने पूछा, नौवें भाई और नौवीं बहन कब लौटे? क्या राजधानी में सब कुछ सुलझ गया है? मो युनफेन के नजरिए से वे और दूसरे भाई अपने आदमियों के साथ 7-8 दिनों से यहाँ घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि मो जियुए और हे जिरान को अब तक शिलिंग गांव वापस पहुंच जाना चाहिए था। ये जानने पर कि वे उत्तर पश्चिम की विकट स्थिति के बारे में सुनकर विशेष रूप से यहाँ जांच करने आए हैं, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। हम अभी राजधानी से लौटे हैं। उत्तर पश्चिम की स्थिति ठीक न देखकर हमने सोचा कि शीलिंग गांव लौटने से पहले एक बार देख लें, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दूसरे और तीसरे भाई से मुलाकात होगी। मो जियुए ने समझाने के बाद फिर पूछा, दूसरे और तीसरे भाई यहाँ घात लगाकर लोगों को क्यों लाए हैं? तीसरे भाई सांगेक ने कहा, अब जबकि बर्बरों ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया है, अगर हम उत्तर पश्चिम में नहीं रुकते तो ठीक था, लेकिन यहाँ रहकर हम युद्ध के कारण लोगों को कष्ट सहते हुए नहीं देख सकते। घर पर पिता और भाइयों के साथ चर्चा के बाद और सबकी सर्वसम्मति से हम यहाँ घात लगाने के लिए लोगों की एक टीम लाए हैं। उन्होंने पुरानी टुकड़ियों के खड़े होने के खाली स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर सीमा बर्बरों के हमले को नहीं झेल पाती और वे इसे तोड़कर अंदर घुस आते हैं, तो भी हम उन्हें यहाँ रोक सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, पिताजी ने तय किया है कि हर कोई अपने साथ 5-5 बम रखेगा। इन बमों की शक्ति निर्विवाद है। हमारे आने वालों की संख्या कम होने के बावजूद हम बर्बरों को शहर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। सच तो यह है कि मो जियुए बिना सांगे के विस्तार से बताए भी तर्क समझ गए थे। भले ही वे दरबार से मोहभंग कर चुके थे, लेकिन क्षेत्र में शांति बनाए रखने और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने का संकल्प मो परिवार के पुरुषों के बीच अपरिवर्तित रहा। प्रत्येक घर का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी बर्बरों को दाश उनकी सीमाओं को तोड़ते और जनता पर अत्याचार करते नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा मो परिवार अब उत्तर पश्चिम में रहता था। हालांकि युनचेन कुछ दूरी पर था, लेकिन एक बार बर्बरों ने सीमा तोड़ दी तो वहां पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगती। जब समय आएगा तो मो परिवार को भी युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ेगी। बर्बरों द्वारा युन शहर पर हमला करने और कत्लेआम किए जाने का इंतजार करने के बजाय ये बेहतर होगा कि वे आएं और पहले से ही रक्षा की तैयारी करें। इस तरह वे न केवल अपने घरों की रक्षा करेंगे, बल्कि आसपास के नागरिक भी युद्ध की पीड़ा से बच जाएंगे। बेशक मो परिवार के भाई अपने आदमियों को सीमा पर बर्बरों के साथ खुलकर लड़ने के लिए नहीं ले जाएंगे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति काफी विशेष थी और वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। जब हे जिरान ने शुरू में प्रस्ताव दिया था कि मो जियुए किंग ऑफ डिफेंडिंग द वेस्ट बनने के दरबार के अनुरोध को स्वीकार कर ले और उन्हें एक जागीर फीस दी जाए, तो उसने मो जियुए से पूछा था कि क्या उन्हें अपने परिवार से सलाह करने की जरूरत है। मो जियुए ने उससे सीधे कहा था कि परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं।
हे जिरान को ये थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि मो जियुए मनमाने ढंग से काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। हालांकि मो परिवार के सदस्य कमान संभालने में उनका समर्थन करते थे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए उन्हें कम से कम अपने पिता के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था, भले ही उन्होंने अपने बड़े भाइयों से सलाह न ली हो। अब वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि मो जियुए अपने परिवार के सदस्यों के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उत्तर पश्चिम में युद्ध होगा और वे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। मो परिवार को गुमनाम रूप से योगदान देने के बजाय इसे खुले तौर पर और उचित तरीके से करना बेहतर होगा। खासकर जब से उन्होंने नान यू को सुझाव दिया था कि उत्तर पश्चिम उनकी जागीर होनी चाहिए, जो निस्संदेह न केवल हे जिरान और मो जियुए के लिए बल्कि पूरे मो परिवार के लिए एक बड़ा प्रलोभन था। शाही फरमान जल्द ही शीलिंग गांव पहुंच जाएगा, और हालांकि मो जियुए को यकीन था कि उनका परिवार इसे स्वीकार कर लेगा, फिर भी उन्हें अग्रिम सूचना देना आवश्यक था। तीसरे भाई, जब मैं राजधानी पहुंचा तो सम्राट शुनवु को पहले ही महारानी के गुट द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था। मो जियुए जानते थे कि राजधानी की स्थिति उनके दोनों बड़े भाइयों के लिए भी चिंता का विषय थी, इसलिए उन्होंने वहां हुई घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। बेशक उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वह नान यू के लिए किंग ऑफ डिफेंडिंग द वेस्ट बनने के लिए सहमत हो गए हैं। शुरू में जब दूसरे और तीसरे भाइयों ने जू परिवार के भाग्य के बारे में सुना, विशेष रूप से यह कि मो जियुए ने व्यक्तिगत रूप से कई मुख्य अपराधियों को दंडित किया था, तो वे बदले की भावना से भर उठे। उन्हें पछतावा हुआ कि वे उनके साथ राजधानी जाने के लिए पर्याप्त दृढ़ नहीं थे। उस तरह उन्हें अपने हाथों से अपने शत्रुओं का वध करने का अवसर मिलता। बाद में जब मो जियुए ने उल्लेख किया कि उन्हें किंग ऑफ डिफेंडिंग द वेस्ट की उपाधि देने वाला शाही फरमान जल्द ही आने वाला है, तो दोनों भाई कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य के साथ ही उनके दिलों में एक अकथनीय उत्साह भी था। ये खबर वास्तव में दोनों भाइयों के लिए चौंकाने वाली थी। एक लंबे मौन के बाद दूसरे भाई ने आखिरकार पूछा, नौवें भाई, क्या उत्तर पश्चिम को वास्तव में जागीर के रूप में दिया जा सकता है? उनकी समझ भी मो जियुए जैसी ही थी। दाशुन राजवंश में न केवल अन्य उपनामों वाले लोगों को जागीर देने का कोई उदाहरण नहीं था, बल्कि शाही रक्त वाले राजकुमारों को भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्हें ऐसी शंका थी। मैं दरबार से पूरी तरह विश्वास खो चुका था। अगर नान यू मुझे उत्तर पश्चिम को जागीर के रूप में देने के लिए सहमत नहीं होते, तो मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं करता। अब जबकि बर्बर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर रहे हैं, अनुमान है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब दक्षिणी क्षेत्र भी सेना भेजेंगे। उस समय दाशुन राजवंश दो मोर्चों के बीच फंस जाएगा, दोनों तरफ से हमला होगा। मेरे पूर्वजों के समय से ही मो परिवार ने राष्ट्र के क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी ली है। हालांकि हम दरबार से पूरी तरह मोहभंग कर चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करने पर हम अभी भी उदासीन नहीं रह सकते। दूसरे और तीसरे भाई जो बर्बरों पर गुप्त रूप से घात लगाकर हमला कर रहे हैं, उसके बजाय इसे खुले तौर पर और गरिमा के साथ करना बेहतर है। खासकर उत्तर पश्चिम हमारी जागीर होने के कारण सतह पर यह दाशुन का सबसे बंजर क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन जैसा कि इस साल फसल कटाई के दौरान सभी ने देखा, हमारे द्वारा लगाई गई फसलें अत्यधिक उत्पादक थीं। इतना ही नहीं, हे जिरान के पास पैसा कमाने के अभी भी कई तरीके हैं। अगर महारानी का गुट मो परिवार पर कड़ी नजर नहीं रख रहा होता, जिससे हम शांति से जीने में असमर्थ हो गए थे, तो हम शायद पहले ही कई लाभदायक उद्योग स्थापित कर चुके होते। कहावत है, ऊंचे पेड़ को ही तेज हवा लगती है, ए टॉल ट्री कैचेस मच विंड, ये सभी को पता है। हमारे पास क्षमता और बुद्धिमत्ता हो सकती है, लेकिन हमारे व्यावसायिक प्रयासों से होने वाली परेशानियां इसके लायक नहीं हैं। लेकिन राजा की उपाधि और जागीर के साथ यह अलग होगा। हम खुले तौर पर उद्योगों का विकास कर सकते हैं और खुले तौर पर सेना बढ़ा सकते हैं। इस तथ्य को छिपाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी कि मेरे पिता और भाई जीवित हैं। संक्षेप में, मो जियुए का तर्क ठोस और तार्किक था, और जागीर के साथ किंग ऑफ डिफेंडिंग द वेस्ट बनने के केवल लाभ थे और कोई नुकसान नहीं। दूसरे और तीसरे भाइयों ने पहले ही मो जियुए के निर्णय का विरोध नहीं किया था, और उनका स्पष्टीकरण सुनने के बाद वे और भी अधिक सहमत थे। नौवें भाई, आप और आपकी पत्नी वास्तव में दूरदर्शी हैं, इस मामले के नफे नुकसान का इतनी गहराई से विश्लेषण करने में सक्षम हैं। तीसरे भाई ने जोड़े के लिए अपनी प्रशंसा छिपाने का कोई प्रयास नहीं किए बिना कहा। इस निर्णय के लिए अपने परिवार का समर्थन मिलना मो जियुए के लिए अपेक्षित था। उन्होंने विस्तार से इसलिए समझाया था ताकि उन्हें केवल यह न लगे कि उन्होंने बिना पूछे निर्णय ले लिया, बल्कि उन्हें सब कुछ पता रहे।
यहाँ अपने दो बड़े भाइयों से मिलने के बाद मो जियुए और हे जिरान को युद्ध की स्थिति की जांच करने के लिए सीमा क्षेत्र में और आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों भाइयों ने निश्चित रूप से पहले ही गहन जांच कर ली होगी। बर्बरों की 100,000 की सेना पहले से ही आधे महीने से सीमा के पास डेरा डाले हुए थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अभी तक बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया था। हालांकि वे पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं थे, बस छोटे पैमाने पर परेशान कर रहे थे। भले ही ये केवल छिटपुट झड़पें थीं, लेकिन बर्बरों की भारी संख्या ने सीमा की रक्षा करने वाले 20,000 दाशून सैनिकों को पस्त कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कई सैनिक हताहत हुए थे। इसी कारण से दोनों मो भाइयों ने अपने आदमियों को यहां घात लगाने के लिए तैयार किया था, और दूसरे भाई ने तो बर्बर पक्ष से गुप्त रूप से खुफिया जानकारी भी जुटाई थी। बर्बरों द्वारा बड़े पैमाने पर हमला न करने का कारण आश्चर्यजनक रूप से राशन और चारे की कमी थी। लेकिन इसके बारे में सोचे तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था। उत्तर पश्चिम की भूमि बंजर थी और बर्बरों की स्थिति तो और भी बदतर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास भोजन का अधिक भंडार नहीं होगा। अन्यथा बर्बर नागरिक दाशुन में लूटपाट करने के लिए एकजुट नहीं होते। सौभाग्य से इस वर्ष मौसम मेहरबान रहा था और अनुकूल हवा बारिश के साथ फसल अच्छी हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में फसल कटाई का मौसम था और निस्संदेह बर्बरों की योजना फसल कटने तक इंतजार करने, रसद इकट्ठा करने और हमला करने से पहले उन्हें सीमा पर भेजने की थी, ताकि उनके सैनिक पेट भरकर दाशुन के सैनिकों पर हमला कर सकें। इसी कारण से पश्चिमी सीमा के नेताओं के पास दरबार से कुमक रिएंफोर्समेंट्स मांगने का समय था। हालांकि पश्चिमी सीमा से राजधानी तक की यात्रा लंबी और कठिन थी और अनुमान था कि संदेशवाहक अभी पहुंचा ही होगा। सौभाग्य से लिटिल व्हाइट बाज ने संदेश पहुंचा दिया था, अन्यथा यदि सम्राट शुनवु को आने वाले दिनों में समाचार मिलता भी, तो वे बिना तैयारी के पकड़े जाते। यहाँ की स्थिति समझने के बाद मो जियुए और हे जिरान का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार इस बार उनके वापस आने का मुख्य उद्देश्य राजा की उपाधि देने वाला शाही फरमान प्राप्त करना था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हालांकि बर्बरों की बड़े पैमाने पर आक्रमण की तत्काल कोई योजना नहीं थी, लेकिन ऐसे मामले अप्रत्याशित होते हैं। क्या होगा यदि उनका राशन और चारा आज ही पहुंच जाए? क्या वे तुरंत हमला नहीं कर देंगे? पश्चिमी सीमा की रक्षा सेना के साथ वे संभवतः बड़े पैमाने पर बर्बर आक्रमण को रोकने में असमर्थ होंगे। ये वास्तव में आवश्यक था कि दूसरे और तीसरे भाई अपने आदमियों के साथ यहीं रुकें।